एक नेता की कुर्सी के पीछे संघर्ष की कितनी लंबी कहानी होती है। आज चर्चा राजनीति पर नहीं, उस इंसान की होगी जिसने जमीन से उठकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर तय किया। बचपन की वो गलियां, वो अनुशासन और वो नजरिया जिसने एक साधारण व्यक्ति को जन नेता बना दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी खास विचारधारा और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर राजदत्त गहलोत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए और अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए। मेरा जन्म इसी गांव में। मेरे पिताजी डॉक्टर भूप सिंह, माता जी टेसालो देवी थी, वो तो है नहीं। आज मेरे पिताजी 94 साल के, उनका हाथ आज भी हमारे सिर पर है। और एक साधारण से परिवार में, गांव में हमारा यहाँ जन्म हुआ। उसके बावजूद जैसे ही हम 6 वर्ष के हुए तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हमारा एडमिशन करा दिया। उसके बाद उसी ग्रामीण विद्यालय में पढ़ते रहे। उसके बाद 5वीं, फिर 8वीं, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में मटियाला में जाना पड़ा, यहाँ गांव में नहीं था। उसके बाद पढ़ाई पूरी हुई तो ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया। हाँ, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक का सफर किया। फिर मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर के 2011, क्योंकि राजनीति में आने का कारण माँ बाप ने अच्छे से लालन पालन किया, संयुक्त परिवार था, अच्छे संस्कार मिले। तो बचपन से मेरे पिताजी फौज में भी रहे, पैरा मेडिकल लाइन में। और जब भी घर में चर्चा होती थी तो ताऊ के भी 2 बेटे फौज में हो गए। उसके बाद घर में जब भी चर्चा होती तो एक देशभक्ति की चर्चा होती थी। घर का माहौल आपका देशभक्ति? हाँ, देशभक्ति से, क्योंकि मेरे जो फादर हैं डॉक्टर भूप सिंह, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है। और 1975 की जो इमरजेंसी थी उसमें बड़े कष्ट सहे उन लोगों ने। तो उस टाइम की जो बातें थी, उस टाइम की जो उनके साथ उनको कष्ट हुए, वो छुपते फिरे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिए, बहुत सारे हमारे आरएसएस स्वयंसेवक वो हुए। तो उस टाइम में करीब 12 साल का था। उस उम्र में मैंने इन लोगों को भागते, देश के लिए संघर्ष करते, समाज के लिए संघर्ष करते इन लोगों को देखा। क्योंकि अकेले हमारे जो फादर थे वही नहीं, बहुत सारे स्वयंसेवक हमारे यहाँ आते थे, रात को छुपते भी थे यहाँ, उनके लिए भोजन पहुंचाना, खेतों में छुपे हुए थे। इमरजेंसी के टाइम की मैं बात में, छोटा सा था, 12 साल का जी। तो फिर मैं पुलिस में भर्ती हो गया। पुलिस में भर्ती होने के बाद ये देखा कि देश सेवा कैसे हो गई। पुलिस में तो है, पब्लिक सेवा के लिए तो भर्ती है, लेकिन कोई हाथ में पावर नहीं है। पावर होनी जरूरी है। हाँ, किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए, विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए, उसके लिए पावर जरूरी है जी। आध्यात्मिक और राजनीतिक जी, दोनों तरह में से कुछ ना कुछ तो हो। तो घर का माहौल, गांव का माहौल, हमारा गांव आर्य समाजी है जी। तो ये माहौल से हमारे विचारों में ये था कि भाई भर्ती तो हो गए, लेकिन यहाँ जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन सेवा नहीं हो पा रही। जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। वो नहीं हो पा रहा, हाथ बंधे हुए। वो सिस्टम के साथ जो वो एक रोक होती है वो आपके हाथ। हाँ, वो बात बन नहीं पा रही। तो बहुत प्रयास किए, लेकिन हमारे कानून में कुछ ऐसी खामियां हैं थी, अब तो बहुत सारी चेंज कर दी कि आदमी चाहते हुए भी कि ये कार्य ठीक है उसको नहीं कर सकता। तो फिर विचार किया कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहां हाथ में पावर आए, पॉलिसी मेकर बने। तो राजनीति में संपर्क हुआ हमारा। शुरुआत कैसी हुई? आपने किससे मुलाकात की और कहां? नहीं, मुलाकात तो जैसे दिल्ली के नेता हुए हमारे डॉक्टर साहिब सिंह जी,
एक छोटे से काउंसलर बने, काउंसलर के बाद वो विधायक बने, विधायक के बाद वो मंत्री बने, फिर वो शिक्षा मंत्री बने, फिर वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा। और उसके बाद वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। तो उन लोगों से संपर्क था, ग्रामीण परिवेश से थे, तो वो आते थे हमारे फादर के पास, समाज में बैठते उठते थे, तो उनके वहां बैठ कर उनकी बातें सुनते थे। उसके बाद जब ये सोचा, मन में एक पीड़ा थी कि समाज में जो है ना परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत लंबा गुलाम रहा, और वो गुलामी की जो मानसिकता थी वो हजारों साल की मानसिकता हमारे लोगों के दिमाग में से निकली नहीं थी। क्योंकि हम सुनते थे कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। अब क्या हुआ भाई? अब सोने की चिड़िया क्यों नहीं है? आज हम देखते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है। हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते थे तो उसमें था कि हम अग्रणीय देशों में थे, हमारा देश बहुत विकसित देश था। गुलामी के बाद हमारे देश को जो आक्रांता आए उन्होंने लूटा। तो हमारे अंदर एक वो हमारी मानसिकता दबी हुई रही। जैसे आप लोग हैं, बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, जो भी है, पर्दा पर था, हमारी पर्दा पर था नहीं है। मतलब नारी को दबा लिया गया, नारी शक्ति को दबाया गया। पुरुष प्रधान देश दिखाई दे रहा है। पुरुष प्रधान तो हो, चलो एक समय था गुलामी से निकले थे, पर वो बराबरी का तो आपकी रक्षा के लिए पुरुष प्रधान, लेकिन नारी शक्ति को बहुत दबाया जा रहा था और वो उसकी मुझे बड़ी टीस थी। तो एक संगठन को चुना कि कौन सा संगठन ऐसा हो जिसमें देशभक्ति की भावना है और आप जो करना चाहते हैं वो चीज वो चीज वहां से हम कर सकते हैं। तो इतिहास भी पढ़ा, हमारे बहुत सारे जो आजादी के जो दीवाने रहे उनका नामो निशान किताबों से मिटा दिया गया। महारानी लक्ष्मीबाई का नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे नेता आज भी हैं कि हजारों हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे, ऐसे योद्धा रहे, शिवाजी महाराज रहे, समाज सुधारकों में देखो तो राजा राम मोहन राय रहे, स्वामी विवेकानंद रहे, स्वामी दयानंद जी रहे, संतों में लगाओ तो कबीर साहब रहे, गुरु नानक देव जी रहे। कितने हमारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु भी हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और सनातन की रक्षा भी की। तो ये एक राजनीतिक एक किसी संगठन को चुनने के लिए विचार किया किसको चुना जाए। तो पीछे तो कांग्रेस थी जी। उसके कारनामे हमारे सामने इमरजेंसी के आए थे। देशभक्ति की भावना कहीं नहीं थी, अगर थी भी जैसे छोटी सी टीस हमारे अंदर थी, लाला लाजपत राय हुए, सरदार पटेल हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, सर छोटू राम हुए, कितने ऐसे हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन उनको दबा लिया गया। उसका कारण क्या था? कोई पॉलिटिकल कारण रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो 1943 में ही देश को आजाद घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां रही कि जो उसको खींचना 1947 तक आया, फिर संविधान का निर्माण था। खैर ये सारी बातें सोचते हुए संगठन कौन सा ठीक है, तो बहुत नजदीक, ज्यादा लंबा नहीं था, तो स्वयंसेवक तो मैं था ही बचपन से, तो एक संगठन भारतीय जनता पार्टी बना। तो उसके जब विचारधारा सुनी, उनके पुस्तकें बहुत सारी हैं हमारे पास, उसके हमने पढ़ी जी। उनके संस्थापकों की पढ़ी, गोलवरकर जी को पढ़ा, हमने अपने गुरुजी को पढ़ा, मतलब कितने लोग, डॉक्टर हेडगेवार जी को पढ़ा, दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा, जिनकी सोच ये थी कि मेरे देश का अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति बैठा है
अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति है उसका विकास होगा, वो शिक्षित होगा, वो विकसित होगा, तो देश में खुशहाली आएगी। एक एक व्यक्ति का विकास हाँ, चाहिए। एक एक का नहीं, मतलब अंतिम पंक्ति, एक गरीब व्यक्ति। हम तो पहले सोचते थे हम गांव के दबे कुचले शोषित वंचित हैं, जब तक कांग्रेस का राज रहा, 70 साल के करीब उन्होंने राज किया, तो गरीबी हटाओ, गरीब के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। आप उठाओ पुराने बजट, कितने मैंने, मेरे पास ये थे, कितने पड़े, पिछले बजट की कापियां निकलवाई, लाल किले के नेहरू जी के भाषण निकलवाए, देश की रक्षा की, देश के विकास की, किसान के विकास की, किसान जवान के विकास की कोई बात नहीं। उनसे अगर किसी विकसित देश में जाकर के अगर कोई किसी पटल पर उनको बोलना पड़ता था, उनके भाषण है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कि जवाहरलाल जी जब वो किसी देश में गए और उनसे ये पूछा गया कि आपके देश में क्या समस्या है, तो हमारे देश की जनसंख्या उस वक्त थी 35 करोड़। तो उन्होंने कहा मेरे देश में 35 करोड़ समस्याएं हैं। एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक नागरिक देश के प्रधानमंत्री के लिए समस्या थी। क्या ये उचित था? उसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। तो उसके बाद जब वो बनी तो 40 करोड़ जनसंख्या और बढ़ गई। तो उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरे आपके पिताजी ने जो 35 करोड़ बताए थे, तो आज आपके सामने, बोला आज मेरे सामने 75 करोड़ समस्याएं हैं। वही विचारधारा, चेंज नहीं हुई। खैर, हमने संगठन भारतीय जनता पार्टी को चुना क्योंकि उनकी विचारधारा, उनके विचार हम लोगों ने सुने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता ज्यादातर वो स्वयं सेवक आए। वो एक तरह से जैसे कुमार मटके को गढ़ता है ना, ऐसे आरएसएस द्वारा घड़, जैसे मोदी जी उनको तराश के निकाला है, तब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनकी विचारधारा से जुड़े, क्योंकि उसमें एक बात और सोची मैंने कि भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस की स्पेलिंग को देखो, एक एक अक्षर का अल्फाबेट में सबका अलग अलग मतलब है, सबका अलग अलग मतलब है, लेकिन उस बात पर वो खरे नहीं उतरे। फिर भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा कि भारतीय में भारतीय जनता, फिर पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सबसे पहले देश की चिंता करता है, मेरा भारत। कांग्रेस नारा तो देती थी मेरा भारत महान, लेकिन महान तो वो खुद थे, एक परिवार की पार्टी है वो। तो भारतीय जनता पार्टी को मैंने चुना। भारतीय, सबसे पहले मेरा देश, फिर मेरे देश के बाद मेरे देश की जनता। भाई देश सुरक्षित रहेगा तो जनता सुरक्षित रहेगी, और फिर मेरा संगठन। संगठन सर्वोपरि नहीं है, परिवार सर्वोपरि नहीं है, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं है। मेरा देश सर्वोपरि, मेरे देश की जनता सर्वोपरि, और उसके बाद मेरा संगठन सर्वोपरि। करने वाले तो चाहिए ना जी। ए ग्रुप ऑफ मैन विच मेक कंप्लीट संगठन। एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता, वो संगठन। तो हमने उसको चुना तो फिर मैं 2011 मैंने वॉलंटरी, मैं सब इंस्पेक्टर था, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। उसके बावजूद 2012 में हमारे क्षेत्र में जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, वो सीट महिला थी। हमारी पार्टी की एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, वो जीत गए। 2017 में हमने चुनाव लड़ा, हम भी जीत गए। तो अब मेरे सामने एक चुनौती थी कि यार तूने नौकरी को भी छोड़ दिया, फिर तूने संगठन में काम किया, अब तेरे पास मौका है। अब तूने जो
प्रभु से प्रार्थना करी थी, जो तेरी विचारधारा थी, अब तेरे पास मौका है। तो जब हम कहीं वोट मांगने जाते हैं ना, तो नेता लोग क्या कहते हैं, अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाए। अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाए, यानी जिस उसके बहुमूल्य मत को लेकर के हम विजयी होते हैं, उसके बाद उस मत को भूलना नहीं चाहिए। वो तो बहुमूल्य है, कितना ही भी काम कर दो, लेकिन मत तो फिर भी बहुमूल्य था। तो हम लोगों ने कॉरपोरेशन के संविधान को पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का संविधान तो था ही कि व्यक्ति विशेष नहीं है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचो और उनकी सेवा करो, उनके कार्य करो। अगर उनकी विचारधारा गलत है तो उसको देश के प्रति जागृत करो। हम लोगों के यहाँ हमारे पास क्लस्टर हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, फिर गांव का परिवेश है, और फिर 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और मोदी जी के लाल किले से जो हमने संबोधन सुना, तो वही जो करते हैं, कहते हैं ना, उसको करते हैं। वो अंतिम पंक्ति की जो बात थी ना, वो वहीं से शुरू हुई कि मेरे देश के जितने गांव हैं, वहां पर हमारी माताएं बहनें, शौचालय की बड़ी कमी है, बिजली की बड़ी कमी है। तो माताएं बहनें जाती थी गांव से बाहर निकल कर, ये एक इधर खड़ी हो जाती कि कोई आ तो नहीं रहा है सोच कर, तो सबसे पहला अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, उसी के पास तो नहीं था शौचालय, उनका विकास किया, और देश के लाखों गांवों में उन्होंने शौचालय बनवाए। लाखों गांव तक बिजली, एक भी गांव ऐसा नहीं है अभी कि जिसमें बिजली नहीं है। गरीबों के यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाए। तो हम भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी मोदी जी की जो सोच थी, हमारे संगठन की जो सोच थी, तो कई बार इनसे मिलने का भी मौका मिला, इनके साथ काम करने का भी मौका मिला। अमित शाह जी के साथ भी, राजनाथ जी के साथ भी, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भी, साहेब सिंह वर्मा जी के साथ भी, कितने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व था उनके साथ काम करने का हमें पहले भी मौका मिला एक कार्यकर्ता के नाते। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कोई नहीं है, नेता कोई नहीं है, सब कार्यकर्ता है। मोदी जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता, और उसी सोच से काम करते हैं। तो हमने देखा कि भाई क्षेत्र में, दिल्ली में पोल्यूशन की बड़ी समस्या है। जितनी भी खाली जगहें थी, ग्राम सभा की थी या डीडीए की थी, सब में सबसे पहले वृक्षारोपण। जहां बस स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन है, या जो भी सार्वजनिक स्थान है, वहां पर शौचालय बनवाए, सभी पार्कों को डेवलप किया, लाखों पेड़ लगवाए जनता के साथ मिलकर, पोल्यूशन रोकना था। और छोटी छोटी कार्यशालाएं, छोटे छोटे ग्रुपों में लगा करके लोगों को शिक्षा, लोगों की विचारधारा कि भाई देश के प्रति जागृत हो, पेट तक मत रहो कि भाई, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे हैं, दिहाड़ी पे जाना, मजदूरी करनी, या छोटी कंपनी में नौकरी करनी, कहीं भी करनी है, सुबह गए शाम आए लोग, ऐसे। तो उनसे मिलना, उनके विचार जानना, और अपने विचार भी रखना। तो छोटी छोटी गोष्ठियां लोगों के बीच के जाकर करी। जहां तक एक एज ए काउंसलर था, निगम का काम है साफ सफाई। मोदी जी का भी यही था। आपने एक बार देखा था कि मोदी जी का टिश्यू पेपर था, उन्होंने कुछ खाया था, यूं मुंह पूछ के फेंके नहीं, जेब में डाल लिया था। बहुत बड़ा मैसेज था। फिर हमारे जो ज्वाइंट परिवार थे वो टूट रहे। हम फैमिली को, अपने परिवार को टाइम नहीं देते। राजनीति में आने के बाद आपका परिवार से जो राजनीति के अलावा भी इतने बिजी हैं, तो हमारे बच्चों के जो विचार थे ना, वो ऐसे रहते कि भाई शिक्षा सिर्फ, देखो हम तो स्कूलों में जाते थे ना, तो अध्यापक बड़ा ताड़ते थे हमारी भलाई के लिए। आज तो ऐसा है कि भाई कानून है कि किसी बच्चे को अगर
डांट भी मार दी तो माता पिता उसका, मास्टर जी का जीना आराम कर देंगे। स्कूल पहुंच जाएंगे। हाँ, हम तो स्कूल में ही खेती भी करते थे, जी। उससे ज्ञान तो मिलता था ना, फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी, संस्कृति के बारे में ज्ञान होता था। तो खैर काउंसलर बनने के बाद हमने अमूल चूल परिवर्तन किया अपने क्षेत्र में। पार्टी ने, संगठन ने देखा कि भाई ये आदमी मेहनती है, तो मुझे डिप्टी मेयर बनाया। सबसे पहले मुझे स्पोर्ट्स का चेयरमैन बनाया। तो निगम के स्कूलों में कभी वैसे होते थे निगम के गेम, लेकिन बहुत दिन से बंद थे। हमने उसका स्पेशल बजट में प्रावधान कराया और स्टेट लेवल के, ऑल इंडिया लेवल के गेम कॉरपोरेशन में कराए छोटे बच्चों के। उसके बाद पार्टी ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया। जी। डिप्टी मेयर बनाने के बाद बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं पर संगठन की भी, कि भाई उसी विचारधारा पर चलना है और जनता की सेवा करनी है। तो उस नाते हमने पूरे साउथ दिल्ली में बहुत काम किया, चाहे पर्यावरण का था, चाहे स्वच्छता का था, चाहे कोई पॉलिसियां बनानी थी। कर्मचारी, जिसको हम सफाई कर्मचारी बोलते थे, उनको नाम बदल के सफाई सैनिक कहा, उसका नाम दिया। उनकी चाहे यूनिफॉर्म की बात थी या उनके हेल्थ की बात थी या साजो सामान जिससे काम करते हैं उसकी बात थी या छुट्टी की बात थी, मतलब सभी उनका वो समस्याओं को सुनकर उनका भी किया। उसके बाद निगम में सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। टोटल फाइनेंस, टोटल पॉलिसियां उस स्टैंडिंग कमेटी से होती है। कितनी पॉलिसियां बनानी है आपने, भाई इस क्षेत्र में क्या चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज भी लोग याद करते हैं कि भाई आप मान ले कहीं हमारे तालाब हैं, उनको दोबारा से खुदाई करा के उनमें पानी का भरना, बरसात का पानी वेस्ट ना जाए, जो हमारा नालियों का पानी है उसको एसटीपी लगा करके जैसे हम पौधों में प्रयोग करना, तो मतलब वेस्ट ना जाए। और लोगों को भी ये है भाई, वो भी जागरूक हुए, रोडों पर डस्टबिन लगा देना, ऊपर लिखा तो मिलेगा ना कूड़ादान, तो 100 में से 2 तो डालेंगे और 2 को 4 तो देखेंगे, वो 4 भी डालेंगे जी। तो एक मतलब मैसेज देखें लोग, रोडों पर लगाए। फिर जो हमारे इंदौर को देखा, जब इंदौर इतना साफ सुथरा कैसे है, वहां जा करके विजिट कर करके देखा। फिर कंपनियों को लेकर के आए, कहाँ हमारे सफाई सैनिक रेहड़ी से गार्बेज को ढुलाई करते थे दूर दूर तक, कंपनियों को लाए कि भाई सिल्ट को कर्मचारी निकालेगा, उठाएगी कंपनी। और उससे हमारे फाइनेंशियली लाभ भी हुआ, निगम को फाइनेंशियली लाभ भी हुआ उससे, क्योंकि उसको हमने वेटेज से कर दिया कि किलो के भाव से ये भाव तुझे मिलेगा। तो जहां हमारा ट्रक 3 टन गार्बेज ले जाता था, बहुत सारे पैसे लेता था, और कंपनी ऐसी मशीन ले आई कि वो 9 टन ले जाती है एक बार में। पोल्यूशन भी कम, आने जाने में उसका, और निगम का खर्चा भी कम। मान लो अब ये बताओ कि भाई 10,000 रुपये, 8,000, 6,000 में एक गाड़ी वहां तक ले जाएगी, 3 टन। तो मान लो 9,000 में लेगी तो 3,000 रुपये टन हो गया ना। अगर हमने वो 2,000 रुपये टन में कर दिया तो ले तो वो 9 टन जाएगा, कंपैक्ट करके मशीन ने कंपैक्टर लगा दिए, तो निगम को भी लाभ हो गया। फिर कर्मचारी जो सफाई सैनिक था, वो नाली से गार्बेज वो सिल्ट को निकालता, वो पड़ी रहती, 4-5 दिन में सूखती, फिर खुद ही उसने उठानी थी। अब वो कंपनी उठाएगी, यानी वो उठाने की जो प्रक्रिया थी, जो उसमें हमारी मेन पावर लगती थी, वो भी कम होगी, काम बांट दिए गए। हाँ, तो निगम में बड़े काम किए। उसके बाद फिर 2022 वो कोरोना में देखो, अभी मैं पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता राहुल जी को सुन रहा था, कई दिन से सुना जी। मान लो कोई बात भी है,
रक्षा के विषय, रक्षा देश के प्रति, जो सैनिक के प्रति या देश की रक्षा के प्रति कोई बात थी, तो यार एक ज्वाइंट मीटिंग भी होती है पहले, उसमें बैठ के कोई कमी मान लो है भी है नहीं, तो उसको पक्ष और विपक्ष बैठ के चर्चा करे ना, जो देश से बाहर ना निकले जी। लेकिन एक विपक्ष का नेता उसको ओपन कर रहा है, पार्लियामेंट में बोलना चाह रहे हैं, था कुछ नहीं, उसी में मार खाई। कह रहा जी एक किताब है, इसमें लिखा है, अरे वो किताब को छपी थोड़ी थी, ऑथेंटिक थोड़ी थी। तो ये कांग्रेस के राज में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस का राज नहीं, बीजेपी का राज है, बट विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। किसी भी देश के लिए। देश क्या है, कोई भी निकाय चुनाव है, निकाय की सरकार है, कोई स्टेट की गवर्नमेंट है, कोई केंद्र की गवरमेंट है, तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुधार कराने के लिए, मनमानी को रोकने के देश लिए में तो विपक्ष का होना जरूरी है, जरूरी है। हाँ, मनमानी को रोकने के लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है जी। ऐसा ही है जी। अभी चला हुआ है निगम, तो हमने यूं था, अभी निगम में बहुत काम कर लिया, आगे विधानसभा देखेंगे। अब संगठन ने, मोदी जी कहते हैं युवाओं को लाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, मौका मिलना चाहिए युवाओं को भी। परिवारवाद यहाँ है नहीं जी। कि मैं था तो मैं ही रहूंगा या मेरा बेटा नो, या परिवारवाद नहीं है। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो पटरी पर मूंगफली बेचने वाला ही बन सकता है जी। नहीं? सर, आपने बताया कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की है, तो सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई थी उसका सबसे बड़ा सबक क्या रहा आपके लिए? सरकारी स्कूल का ये था जी, देखो बात सुनो जी। सबसे बड़ी बात थी अनुशासन। स्कूलों में अनुशासन बहुत था। दूसरी बात थी, हमारे समय तक के कुछ, ज्यादा तो नहीं, जो पाठ्य पुस्तक में हमें पढ़ाया जाता था उसमें देशभक्ति थी, थोड़ी, ज्यादा तो नहीं थी। वो तो अब बाद में पता लगा, अरे भाई नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, तो वो तो एक मतलब मोनोपोली थी उनकी, एक परिवार की। आज भी एक ही परिवार के 3 मेंबर पार्लियामेंट है ना, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के। क्यों भाई? और नहीं है कांग्रेस में कोई बाप बेटा बेटी भांजा भांजी, नहीं। तो मैं इस संगठन से तो विचारधारा से जुड़ा था और इसी में रहेंगे। आज भी सुनते हैं, मोदी जी को भी सुनते हैं, अमित शाह जी को भी सुनते हैं, राजनाथ जी को भी सुनते हैं, और सुधांशु जी को भी सुनते हैं, बहुत सारे वक्ताओं को सुनते हैं। कई बार ऐसे लगता है यार ये गलत था, ये विपक्ष ठीक कह रहा था, लेकिन जब उसका, तो जैसे अभी बजट की बात थी, हल्ला मचा रहे हैं जी, वो डील होगी, अमेरिका से डील होगी, सऊदीया से डील होगी, क्या होगी भाई? जब हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री सब देश के सामने ये कह रहे हैं भाई किसानों की किसी भी फसल का या किसका भी कोई हमने उनसे समझौता नहीं किया, उनके किसान का लाभ होना चाहिए। हमारा मोदी जी क्या है, अमेरिका ने जैसे उनसे डील हुई, उससे पहले थोड़ी खटपट भी हुई, झुके थोड़ी। हमारे भारत सरकार झुकी नहीं भाई, कि झुकी? आप लोग भी देखते हो, नहीं झुकी ना, ऐसे ही हाथों नहीं भर रहे हो, झुके नहीं। चाहे तू टैरिफ कितना ही लगा दे, जब स्वदेशी का नारा है तो घर में बनाएंगे भाई। अपने घर में और देश में कितना विकास किया। एक समय था अमेरिका के सामने झुकते थे, सबसे झुकते थे, डरते भी थे, हथियार नहीं थे, असल अम्युनिशन नहीं था। अभी पाकिस्तान की बजाई थी ना ठीक से, ऑपरेशन सिंदूर था या एयर स्ट्राइक थी,
जो भी किया है दम से किया है, मार नहीं खाई। विपक्ष तब भी कह रहा था अब तो आर पार कर देनी थी रे, देर लड़ाई में कोई भला तो होना नहीं, नुकसान तो सबका ही होता है। अपना मकसद हल हो गया। जो एक पायलट वहां हमारा अरेस्ट हो गया था, उसको सुरक्षित ले आ सकते हैं, तो पता नहीं हम ताकत क्या है। तो यही है भाई राजनीति। एक तो ना हमारी आदतें खराब हैं। किसी भी मेरे जैसे को नेताजी, कहाँ नेताजी? हमारे संगठन में नहीं है, कांग्रेस के राज में चलता होगा नेताजी नेताजी नहीं। और नेताजी अगर कोई था तो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और कोई था तो किसी को भी नेताजी, तो गली के नेता, नेताजी आओ जी, नेताजी थोड़ा हो जाए वो, हाँ नहीं। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होता है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का ध्यान रखते हुए हम समाज सेवा करते हैं जी। और अभी तो सिलेबस में भी कुछ बातें ठीक आई है हमारे देश। और ये पता तो होना चाहिए ना आपको कि शेर क्या है। शेर मीन्स लॉयन नहीं, पहिया क्या है, आध शेर क्या है, शेर क्या है। अब वो किलो लीटर में आगे जानकारी तो हो ना यार। हमारी जो पीछे की जानकारियां तो होनी चाहिए ना, आगे भी बढ़ो, आगे भाई ट्रिग्नोमेट्री भी जानो, सब कुछ जानो। आजकल तो एआई का जमाना आ गया ना, जानो तो सब कुछ, पीछे का भी तो जानो ना। दादा के नाम का नहीं पता होगा तो क्या है, किसके वंशज हैं, कहां से आए हैं, नहीं हमारे देश को किसने लूटा, कौन कौन आक्रांता आया, किसने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया। हाँ, लूट के ले गए इस देश को जो सोने की चिड़िया थी। आज उनको फिर दर्द हो रहा है कि ये तो यार हमारे कंट्रोल से, एक परिवार के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, कितने बड़े बड़े किसान थे वो इतने अमीर ना हुए हैं? और यहाँ ये कांग्रेस के राज में नेता बनकर के का कितना आरपा, वो है ही नहीं कि कितने हजार करोड़ रुपयों के मालिक है। अभी बड़ी अच्छी बात थी एसआईआर होगा, होना नहीं चाहिए। देश से घुसपैठिए बाहर होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, होने चाहिए ना जी। क्या समस्या है? विपक्ष कह रहा है जी ये हो रहा है वो, क्या हो रहा है भाई? घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए। अब यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हो ना अपना, भ्रमित किया जा रहा है लोगों की वोट काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? मैं कोई वो थोड़ी हूं। शिक्षित देश में शिक्षित नागरिक हैं, परिवार में कोई तो होगा ही जी। कैसे काट देंगे भाई? वोट बैंक का चक्कर है ना उनका। जैसे हमें उसमें है बंगाल में, ममता जी चिल्ला रही है दिल्ली तक, क्यों? उस पैटिए निकलो भाई, निकलना चाहिए। फ्री राशन है, सब कुछ। मेरे देश के नौजवानों के रोजगार को वो खा रहे हैं, देश के राशन को खा रहे हैं, देश के प्रति समर्पित भी नहीं है अपने देश के लिए। उग्रवादी में अभी देखा नहीं आपने, एक हमारा वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के डॉक्टर, कहां विश्वास करे? लेडी डॉक्टर नहीं थी वो, किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह क्या हो रहा था, वो उग्रवादी लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है जी। थी ना जी। किस पे विश्वास करें भाई? क्यों ना फिर घुसपैठियों को बाहर किया जाए। मेरे देश का नागरिक मेरे देश में रहेगा। नागरिकता लो ना, मना थोड़ी है। नागरिकता लेके रहो, नागरिकता लेके रहो। हमारे लोग भी तो गए हैं। तो बस हमने तो इस संगठन को चुना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संगठन है, देश के प्रति समर्पित है, और जब तक हम हैं तो अब बचपन से आज तक 60 साल की उम्र तक यही विचारधारा रही है।
तो आगे भी यही रहेगी, देश के प्रति समर्पित रहेंगे। मेरा देश, जैसे मोदी जी ने टारगेट दिया है 2047 का, 2047 का, जी। तो हम विकसित भारत हम देखना चाहते हैं, वही सोने की चिड़िया फिर देखना चाहते हैं सर। और दूर नहीं है, चांद पे भी झंडा लगा दिया, लगा दिया ना, समुद्र में भी लगा दिया पनडुब्बी से। सर अगर हम बात करें आपके बचपन की, तो आपके समय में जो मटियाला था और आज के समय में जो है, इन दोनों में कितना कुछ बदल चुका है? देखो भाई, अभी पहले तो एक ग्रामीण था एरिया, आज भी मटियाला विधानसभा में ग्रामीण एरिया बहुत है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र अर्बनाइज भी हो गया, अर्बनाइज हो गया, गवर्नमेंट ने लैंड को ले लिया। तो मैं आमूलचूल परिवर्तन 2014 के बाद जो हमने देखा है ना, एक क्रांति की तरह परिवर्तन हुआ, क्रांति की तरह। अभी आप 2-3 साल में देख लेना, अभी रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, एक हमारे साथ काउंसलर ही तो थी, अच्छी कार्यकर्ता थी, लेकिन बहुत चिंता करती है, दिल्ली की चिंता, क्योंकि ये 10-11 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, धूल धाल ये वो। अब बिगड़े हुए काम को सुधारने में समय तो थोड़ा सा लगेगा। हाँ, हमारे यहाँ नौजवान है विधायक संदीप सहरावत, लगा रहता है। अब धीरे धीरे लाइन पर बातें आने, वो काम आने लगे हैं। अनऑथराइज कॉलोनियां कितनी है, ये क्लस्टर कितने हैं, गांव कितने हैं, शहरीकृत गांव कितने हैं, कितनी बड़ी द्वारका है, तो काम तो हो ही रहा है। बाकी पहले तो जी लोग जल के लिए बड़े तड़पते थे, अब थोड़ा सुधार हुआ है। ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई पूरा एकदम से, ये कहीं कहीं है, इसका एक कारण भी है, पुरानी लाइनें, नई लाइनें। फिर सबसे पहले ना समाज को शिक्षित करें। हमने पुराने कनेक्शन को नाली से काट दिया, नया लगा दिया, अब सब मोटर से पानी खींचते हैं, वो पुराने वाला नाली का पानी खींच लेते हैं, कहते हैं सरकार गंदा पानी दे रही है। गंदा तो हम खुद दे रहे हैं। तो अभी पीछे बजट में रेखा जी ने, दिल्ली सरकार ने अपना किया है कि भाई इन लाइनों को एक बार नए उससे सिस्टम से करेंगे, तो अभी करेंगे। हमारे सारे दिल्ली सरकार के मंत्री बड़ी मेहनत से काम पर लगे हैं। यमुना को देख लो, अभी क्रूज भी उसमें आएगा, मशीनें डाल दी जो उसकी सफाई करती है, गाद को निकालती है। इसके पैरेलल एक नाला भी बनाया जा रहा है कि भाई गंदा पानी इसमें आगे गिरे, वो फिर ट्रीट होकर के इसमें डल जाए। उसके बावजूद चल रहा है। और हमने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि यमुना पे आरती हुई है इस बार है। और उसके बाद देखा कि ये हमारे पूर्वांचल के लोगों के लिए जो छठ पर्व है, जरूरत थोड़ी पड़े जगह जगह पे घाट बनाने की, चारों तरफ यमुना है, लोग कर ले। और पवित्र भी है यमुना नदी, हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर है। तो हमारी जो मेंबर पार्लियामेंट है कमलजीत सहरावत जी, बड़ी मेहनती है। जब से मोदी जी आई हैं तो नारी को जो है ना, नारी शक्ति को थोड़ा सा खुली छूट मिली है, और वो मंत्रालयों में भी है, और बेटियां बड़ा काम करती है, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बेटियां नहीं है, बेटे तो हक ले लेते हैं ना, बेटियां थोड़ी लेती हैं। आज क्या है, एजुकेशन में बेटियां आगे। बेटे को तो पता है बाप का माल है, इसको ले लेना। बेटी को तो ये पता है यार, एक जन्म और लेना है, एक नया घर बसाना है, एक नया समाज बनाना है। इसलिए बेटियां आज पढ़ रही हैं, बेटे भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। शिक्षित हमारे देश के जो है ना, विदेशों में देखोगे तो एक एक प्रतिभा है वहां, और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी बेटियां भी है, कल्पना चावला हुई है। तो मेरे भी 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर वंदना गहलोत नासा में थी, वहीं से एजुकेशन उन्होंने ली, वहीं से पीएचडी करी थी बायो में।
सेकंड इन कनाडा, वो भी साइंटिस्ट है। थर्ड है वो बीबीए, एमबीए, बीएड वगैरह करके और अपना घर से माल रखे है। तीनों शादीशुदा है, बेटा डॉक्टर है, एमबीबीएस करी, फिर एमएस करी, अब वो ऑर्थो में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। ये परिवार है, खुश हैं, हम मियाँ बीबी यहाँ रहते हैं। यही लगे सारा दिन, आदत पड़ गई ना, सारा दिन समाज सेवा देखनी है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर, आप कहते हैं कि इंसान जो है विचारों का समूह है, तो आपकी इस बात से क्या मतलब है? कहाँ पढ़ा है ये विचारों का समूह? मानव मात्र विचारों का एक समूह है। न शरीर है न आत्मा है। क्योंकि मेरे अंदर से क्या निकल गया कि कहते हैं उठाओ भी ले चलो, तो कुछ तो गया ना, मशीनरी ने कोई तो काम छोड़ा, तो विचार भी गायब, शरीर पड़ा रह गया। जैसे अब मैं विचारों का समूह कैसे है, मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं ना, राजदत्त गहलोत तो नहीं हूं, वक्ता हूं ना। आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं तो राजदत्त गहलोत नहीं हूं, वो तो मेरा नाम है, वो तो ड्राइवर। मंदिर में पूजा कर रहा हूं तो राजदत्त गहलोत थोड़ी, पुजारी हूं। चोरी कर रहा हूं तो चोर हूं, है? बोल रहा हूं तो वक्ता हूं। तो विचारों का ही तो समूह हुआ, नहीं जी। तो दो चीजें देखो, हमारा जीवन कहाँ बीतता है। एक के अल्फाबेट है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 26 है ना। तो एक शब्द है एटीट्यूड, है? एटीट्यूड में सबसे पहले क्या आता है? ए। फिर टी। ए कहाँ आता है? एक नंबर पर, और टी बोलो दूसरे। टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 20 पाया जी। ए टी 1 + 20, आई कितने पाया? 9 होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 + 20 + 9, फिर 20, टी आ गया, यू आ गया, यू 21, डी। डी कितने पाया है? 4 + 4। आप ऐसे करोगे ना अल्फाबेट से, इसका योग करोगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। जोड़ के देख लो ना लिख के। अल्फाबेट के नीचे उसकी संख्या लिखोगे, ए एक नंबर पे है तो 1 + 20 + 9 + 20 + 21, ऐसे करो, जोड़ोगे ना तो 100 आएगा। तो जिसका एटीट्यूड ठीक है उसके 100 में से 100 नंबर है। हाँ, हमारा जीवन जो है ना, वो 3 बातों पर बीतता है, टेंशन, एक्शन और सेटिस्फेक्शन। आपको टेंशन थी ना, मेरे से मिलना था जी। एक्शन में आए ना, कार ली, स्कूटी ली, बाइक ली, पैदल आए, रिक्शा ली। पहले टेंशन थी, फिर आप एक्शन में आए, और फिर जब ये पता लग गया उनका घर है तो मिलने की टेंशन थी। फिर एक्शन में आए, पूछा भाई हाँ है, कहाँ है, अंदर आ जाओ, मैं मिले आपसे, तो आप सेटिस्फेक्शन हो गया ना। तो 3 चीजों पर बीतता है, टेंशन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। और नहीं मिला तो फिर टेंशन। नाम और रूप 2 अखत कहानी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाम और रूप दोनों अखत कहानी, जानो तो सुखद वरना परत बखानी। मेरा नाम था आपके पास राजदत्त गहलोत, रूप नहीं था। अब आए राजदत्त राजदत्त राजदत्त, रूप नहीं है। आप आए, पूछा, बैल बजाई, राजदत्त, हाँ जी बोलो, है? वो तो गए अभी बाहर,
टेंशन भी होगी और नाम ले रखे हैं, राजदत्त है, पता नहीं कौन है, कहाँ गए हैं, द्वारका गए हैं, कहाँ पे वेगास गए हैं, फला दुकान पर, वहां गए, विराज अभी निकल गए जी, क्योंकि आपके पास सिर्फ नाम है, पहचान नहीं थी। हाँ। फिर आप वापस आए, यहाँ आए, मैं ही खड़ा था बाहर, भाई साहब राजदत्त से मिलना है, बोलो भाई मैं ही हूँ, रूप भी सामने आ गया, तो आपकी टेंशन और एक्शन खत्म। जी। अब बात है सेटिस्फेक्शन की, है ना। मैं आपका काम करूं या ना करूं, आपकी जो ढूंढने की प्रक्रिया थी ना वो खत्म होगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं मानव मात्र विचारों का एक समूह है, ना शरीर है ना आत्मा है। शरीर में से क्या निकल गया कि ले भाई चलो शमशान, और शरीर को रखे रहो, आत्मा चलेगी तो क्या है, क्या फायदा, है ना। तो इसमें कुछ तो है। जब विचार आने बंद हो जाएंगे, हमारी पीनियल बॉडी है यहाँ, छोटे बच्चे को देखोगे ऐसे ऐसे ये ना जी। है ना, पीनियल बॉडी है यहाँ। तो जब हमारे विचार आने बंद हो जाएंगे, कई बार आदमी कोमा में जाता है ना, उसके दिमाग की डेथ होती है ना जी। वो पिछली भूल जाता है सब कुछ, तो इसलिए विचारों का समूह है, वरना क्या विचार ही नहीं है तो क्या है। सर, जब आप पहली बार पार्षद का चुनाव जीतकर आए, पार्टी में आए, जैसे आपने बोला कि मैं चाहता था कि संगठन से जुड़ना, कि जुड़कर जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकूं, तो वो पहली जीत आपको कैसे महसूस हो रही थी? और भाई जो चाहते थे वो मिला ना, पावर मिली तो एक्शन में आए, पावर मिली, टेंशन हुई तो एक्शन में हुए, एक्शन हुए तो सेटिस्फेक्शन हुआ। हाँ। तो आपके कामों को लेकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। डिप्टी चेयरमैन नहीं था मैं जी, डिप्टी मेयर था। हाँ, डिप्टी मेयर बनाया, सॉरी वो। पहले आप जानकारी लो, अभी आप पत्रकारिता में या इसमें चैनल पर आए हो तो ये जानो कि सर इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। अच्छा, तो डिप्टी मेयर बनाया गया, तो आपने क्या सोचा था कि आप इस पोजीशन तक पहुंचेंगे, या फिर हमारी आपका पार्टी में सोचा नहीं जाता, पता नहीं कौन क्या बनते हैं। अच्छा, काम करते रहो, संगठन सोचता है, आदमी नहीं सोचना कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, नहीं, संगठन सोचता है कि किसको क्या है, क्या करना है। तो सर जब आप पार्टी में आए, फिर आपकी जो एक पर्सनल लाइफ होती है और आपकी ये जो राजनीति की पूरी वो हो गई, किस तरीके से अलग होगी, क्या कुछ प्रभावित हुआ? नहीं, उसके लिए ना हमारी जो धर्मपत्नी है, परिवार को उसने संभाला। अच्छा, उसने संभाला, मेरा उसमें बहुत कम योगदान है। हम तो बस इसमें जो राजनीति है ना, राजनीति, जिस नीति का राज खुल गया वो राजनीति नहीं है। इसको कोई मैं बखान क्या करूं, राजनीति क्या है। और लोग तो विपक्ष भी राजनीति कर रहे हैं, पक्ष राजनीति नहीं कर रहा, पक्ष राजधर्म पर चला हुआ है। राज एक जनता के चुने हुए नुमाइंदे का क्या ड्यूटी है उस पर चला हुआ है, कर्म कर रहे हैं वो। ये कहा ना, कर से, हाथ से, कर से कर्म करो विधि नाना, मन को राखो जहां कृपा निधान। जी, हाथ से, कर्म माने हाथ, कर से कर्म करो, अनेक प्रकार के कार्य करते हुए मन को राखो जहां कृपा निधान। प्रभु भगवान का ध्यान करके अगर इस हाथ से काम करोगे तो गलत तो करोगे ही नहीं। अनेक प्रकार के कार्य करते हुए प्रभु का ध्यान रखो तो भला ही भला होगा, देश का भी, अपना भी, सबका। जी। सर आप नेता तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे सवाल करूं कि क्या एक नेता को भी डर लगता है, जैसे आप संगठन नेता क्या होता है? आपने बोला कि नेता तो नहीं कह सकते, कार्यकर्ता, तो आपके लिए कार्यकर्ता शब्द नहीं, नेता जो शब्द है ना, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। जी, जो नेतृत्व करे उसको नेता कहते हैं। हमारे यहाँ जिस संगठन से हम जुड़े हैं उसमें तो कार्यकर्ता जुड़ते हैं जी, वहां नेता नहीं होते। नेतृत्व फिर मैं कहूंगा कि चाय बेचने वाला भी कर सकता है, मूंगफली बेचने वाला भी कर सकता है, और एक बड़ी मिल चलाने वाला भी कर सकता है।
है ना। हाँ। तो नेता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई नेता कहे, क्योंकि हम अभी उस लायक नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उसी रूप में काम करना आप पसंद करेंगे और उसी रूप में दूसरे को भी चाहेंगे कि वो एक संगठित समाज के साथ, संगठित परिवार के साथ, संगठित राज्य के साथ, संगठित देश के साथ अपना ईमानदारी से, देशभक्ति से कार्य करते रहो। अरे ये कहा ना, जाहे विधि राखी राम ताहि विधि रही, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहे विधि राखी राम ताहि विधि रही है। जो प्रभु इच्छा है वो अपने आप होता रहेगा। कोई बुरा चाहता है? कोई चाहता है मैं अमीर ना रहूं, मेरे पास पैसे ना रहे, लेकिन फिर भी गरीब हो जाता है। तो जाहे विधि राखी राम ताहि विधि रही। राम जो हम बोलते हैं ना जी, ये एक मतलब संतुष्टि है। राम एक बहुत मतलब विचारधारा है। इसको अगर जोड़ोगे तो राम को रा और मा, रा आम, आम रास्ता है ये, रा आम राह है। भाई अगर कष्ट होता है, कठिन भी है लेकिन सुगम भी बहुत है। मैं जब ये कहूं जाए विधि राखे राम ताहि विधि रही है, तो कठिन कहाँ है? सुगम है, जो होना है होना है। इच्छा रखो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पैसा कमाने की सोच नहीं रखोगे तो आविष्कार नहीं होगा। कुर्सी बनाई, किसी को पैसे कमाने की तो इससे अच्छे बनाएगा, आविष्कार हुआ। शॉर्ट रास्ता नहीं, चोरी चकोरी हेरा फेरी नहीं। आवश्यकता थोड़ी है वो, आवश्यकता। पहले एम्बेसडर कार बनी, उसके बाद मारुति बनी, अब बहुत सारी होगी। आवश्यकता हुई लोगों को पैसा कमाए, तरक्की की, तो आविष्कार भी हुआ। चंद्रयान भी बना, चांद पे भी गए, राफेल भी बना, सारे मिसाइल भी बनी। आवश्यकता हुई, क्यों? पड़ोस में खतरा था, तो आवश्यकता हुई तो आविष्कार हुआ। तो नेता तो मैं नहीं। सर, अगर कार्यकर्ता के रूप में आपको जैसे कभी डर महसूस हुआ कि हार गया, या फिर जो मैं करना चाहता हूँ वो ना कर पाया? तो हारता कभी नहीं। यकीन था आपको? नहीं, कोई भी नहीं हारता। ऐसा है, सामने होती है चुनौतियां। मान लो ये चुनौती है, आप भी चुनौती दे दो उसको। अब पाकिस्तान हमें चुनौती देगा तो हम भी चुनौती दे देंगे ना उसको, उससे बड़ी चुनौती देंगे। तो डर काहे का है? चुनौती को चुनौती दे दो। भाई सामने से अगर ऊपर से कुछ गिर रहा है और आपको दिखाई दिया है, तो आप रोकोगे ना? चुनौती है, हाँ भाई मैं देखूंगा, तुझे रोकूंगा, ना रुके कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। हाँ, चुनौती तो दी ना। सर, हमने सुना था कि कोरोना काल में आपने खुद टैंकर जो हैं वो चलाए थे, तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी थी या इंसानियत थी आपकी? देखो बात सुनो, एक ऐसी महामारी आई थी वो, कि अगर इससे डरना हो, हमारी ड्यूटी थी। सैनिक भर्ती है ना फौज में, वो बॉर्डर पे खड़ा हो गई, सोच ले सामने वाला गोली मार देगा तो क्या वो खड़ा रहेगा वहां? वो एक ही बात सोचता है कि मैं उसको मारूंगा, मैं अपने देश की रक्षा में 1 इंच भी उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो कोरोना महामारी थी, उससे लड़ना था हमने, और हमारे ऊपर पब्लिक ने विश्वास जताया था, हमें विश्वास पब्लिक ने हमें जिताया तो मैं अपने घर में छुप जाऊं कांग्रेस की तरह? कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड में था, एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, अपनी जान की परवाह नहीं की। क्यों?
कि हमारा जो एक स्वयं सेवक है, हमारा जो आरएसएस एक संगठन है, उसमें कहा ना चरे वेती मतलब यही सिखाया जाता है। अंतिम पंक्ति की बात हमने कही तो मान लो मैं अपने घर में घुस जाऊं, सब मर जाए तो मैं क्या करूंगा यार? अरे भाई ये इतना बड़ा जन समूह है, इतने लोग हैं, तभी तो दिल लगे हैं, तभी तो सेवा करेंगे किसी की। जब कोई रहेगा नहीं तो सेवा तो रहेगा नहीं तो सेवा काहेगी? तो कोरोना काल में हमने तो एक ही था, कोरोना से हम जीतेंगे। कुछ नहीं, मेरे को भी 2 बार हुआ कोरोना, लेकिन नहीं, जनता के लिए जीना है। अच्छा ये उस टाइम में केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, इतनी झूठ बोलता था। मैं तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था कि हॉस्पिटल्स के डाटा मेरे पास आते थे, शमशान के डाटा मेरे पास आते थे, इतने झूठे आंकड़े उसके। अरे भाई सच बोलो, मिलके काम करेंगे। तुम आप कहो 10 मरे, मैं कहूँ 20 मरे, क्या है इससे? हम ही 10 और 20 को रोके, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं। तो मैंने उस टाइम जो है ना, साउथ दिल्ली में सिर्फ 64 टैंकर लगाए थे 9,000 लीटर के, जिसके अंदर सैनिटाइजर होता था। 64। और अपने क्षेत्र में मैं खुद टैंकर पर बैठ करके सैनिटाइज करता था, खुद। कोई नहीं, मरेंगे तो क्या है, नाम तो रहेगा ना, जनता की सेवा करते हुए। सेवा करते हुए तो और हम लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ ब्लॉक है कॉलोनीज में, A B C D E, अलग कॉलोनी है। भारत बिहार है, शिवानी इनक्लेव है, अंबिका इनक्लेव है, सूरज बिहार है, हरि बिहार है, नंद बिहार है, ऐसे जे कॉलोनियां है। वो ब्लॉक है, हर ब्लॉक को एक वो पिट्ठू लगा के ना पीठ पे, उसमें सैनिटाइजर डाल के भी सबको सैनिटाइज करो। सबको पीपी किट दे दिए राशन के लिए। जो अच्छा एक बात बताओ ना, अमीरी कहां दिखाएंगे? ऐसे काल में ही अपना सब कुछ नौछावर तन मन धन नहीं करेंगे तो अमीरी किस काम की है? क्या फायदा कमाने, क्या फायदा है? तो किसको दिखाएंगे? मान लो कोई इतना अहंकारी हो कि मैं अपना धन दिखाऊंगा, बड़ी कोठी दिखाऊंगा, बड़ी गाड़ी दिखाऊंगा, किसको? जब जनता ही मर जाएगी तो तूने दिखाना भी है तो जनता को जिंदा रख, फिर दिखाना। दिखाने के लिए होना तो चाहिए कोई। हाँ, तो हम राशन था, जो भी सामर्थ था हमारे पास, हमने बिल्कुल जनता की फ्री सेवा, राशन का भी, दवाई का भी, सैनिटाइज का भी, लोगों के घरों तक सेवाएं, हॉस्पिटल तक पहुंचाना। और मैंने तो क्या था, मेरा बेटा डॉक्टर है, तो ये एक सरकारी स्कूल में मैंने 35 बेड का हॉस्पिटल खुद बनाया था, वो देखता था। 35 बेड का, उसमें कंसंट्रेटर मंगाए, ऑक्सीजन के व्यवस्था करी। हाँ, तो बहुत सारी जो है ना, हमारे MP होते थे परवेज साहिब सिंह जी, नंगली में एक फैक्ट्री ऑक्सीजन की बंद पड़ी थी, उसको खुद अपना खर्चा करके 1 सप्ताह के अंदर उसको तैयार करके उसको शुरू किया, वहां से सिलेंडर भरते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चलो मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत मनभेद हमारा आपसे, हमारा एक कंपटीटर या कंपटीशन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको पार्टी रखेगी नहीं। अगर वो लाइन से आउट होगा तो चल, जिस लक्ष्य के लिए लाया गया उसी लक्ष्य पे, उसी लक्ष्य पर रहो। वरना कोई मेरे घर थोड़ी आया था टिकट देने जी, मेरे घर थोड़ी आया था कोई, मैं ही मांगने गया था ना हाथ जोड़ के, मैं सेवा करना चाहता हूँ। कोई पकड़ने थोड़ी आया था कि आप कार्यकर्ता बनो, खुद विचारधारा से गए थे। तो कोरोना काल में बड़ी सेवा करी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, जिसके पास आज का है कल का अपना ही नहीं है, लेकिन उसने आज बांट के खा लिया, कल की कल देखें, आज बांट के आज बांट के खा लो। सर आपको क्या लगता है कि आज के दौर में सादगी से राजनीति मुमकिन है? बहुत सरल है सादगी। और वो क्या है, मतलब मैं सादगी का मतलब नहीं समझा। राजनीति ही सादगी की है। मैं सादगी का मीनिंग समझता हूं ईमानदारी जी। ईमानदारी से करो, देखता है प्रभु।
संगठन देखता है, केंद्रीय नेतृत्व देखता है। अब उच्च पदों पर बैठे हमारे अधिकारी हैं तो देखते हैं कि भाई कौन कहाँ है। देखते हो ना, एक मेंबर पार्लियामेंट हमारा सारंगी जी थे, देखे होगा टीवी जी। अब भी हैंड पंप चला के वहीं अपना कपड़ा धोते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ऐसा है कि इसमें तो सर, आपको क्या लगता है कि आज के जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मतलब लक्ष्य को लेकर भटके हुए हैं, नशे की लत में लगे हुए हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और क्या कुछ बदलाव करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? ये उनको कहाँ राजनीति, मैं यही तो कहा हूँ, शिक्षा और दीक्षा दोनों बहुत जरूरी है। जब तक मेरा समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक हम सब अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे समाज को समर्थ बनाने के लिए, हर व्यक्ति, देखो जी, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है। तो मैं अपने मौलिक अधिकार तो मांगता हूं, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे रोड चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे नाली चाहिए, सीवर, मैं मौलिक अधिकार तो मांग रहा हूं, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं समझ रहा कि भाई मैं जा रहा हूं, रास्ते में कोई ईंट पड़ी है छोटी सी, क्या उसको कोई कर्मचारी उठाएगा? मैं ही उठा के साइड में रख, कोई भी उठा के उसको साइड कर दे, अच्छा है ना जी। तो कहीं मान लो सुबह है, आप सवेरे आते तो मैं देखा था, मैं नहीं समझता कि सफाई सैनिक यहाँ आए, वो झाड़ू रखे बाहर, आप बैठे थे, सवेरे यहाँ से वहां तक कर दो साफ, अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो रही मतलब है। अच्छा काम करना है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी जरूरी कर नहीं सकता काम है। बांट कर करे। जी। अपना हमने मौलिक कर्तव्य भी समझने चाहिए, अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। मेरा देश है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश का विकास है, मेरे देश की सुरक्षा है, तो वो भी हमने सोचनी चाहिए, कर्तव्य भी सोचनी चाहिए अधिकार के साथ साथ। सर, आपके लिए सफलता की सही परिभाषा क्या है? देखो भी सही, तुम अभी ये कह रहा था कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी, तो सफलता तो चलते रहो, अंतिम छोर कहीं नहीं है। सफलता किसको कहोगे आप? सह शब्द है ना, ये सह, पूरे ये 52 बनते हैं। अंग्रेजी में कहोगे तो 26, हिंदी में कहोगे तो 52। ए आ ई उ ऊ डबल हो गए ना। तो इनमें सह शब्द एक ऐसा है जिससे कोई खराब शब्द नहीं बनता। सह शब्द से कोई खराब शब्द नहीं बनता। मैं इसकी तरफ नहीं देखता, तुम यहां लगाते ना इसलिए, क्योंकि बात इधर से हो रही है। तो अच्छा। मैं सह शब्द ऐसा है, संतुष्ट, स्पष्ट, संतोष, स्वच्छ, सरल, सुगम, सुगंध, शुद्ध, शुद्ध, स्पष्ट। तो सह शब्द एक ऐसा है कि इससे ये आधार है। श्वास, श्वास है ना जी। अगर श्वास बंद हो गया तो नहीं, तो कुछ बचा ही नहीं, एक एक स्वस्थ नागरिक, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार मरता है और 21,600 बार जिंदा होता है, क्योंकि 21,600 सांस लेते हैं। मान लो एक सांस आया जो अंदर गया, ये है प्राण, बाहर निकला वो क्या है? अप्राण। तो ये सांस आए आए और अगला ना भी आए, क्यों? जरूरी है अगला श्वास आए, छुट्टी हो जाएगी ना। तो कबीर साहब ने कहा है, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल, पृथ्वी, आकाश, जल, 3 लोक एक सांस। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। तो सांस शब्द की तो बड़ी
महिमा है ना। जी सर, आप कह रहे जैसे कि जो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, वो अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ नहीं, खराब उससे खत्म। पहले तो मुगल आए बेटे, जी। उससे पहले तो मुगल आए बाबू। मुगलों ने बहुत लूटा, हम्म। बहुत लूटा मुगलों ने, बहुत लूटा। ये नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानी मुगल नहीं थे, अंग्रेजों से आजादी मुगल भी थे, लेकिन वो आक्रांता जो बाहर से आए। हम्म। सर, आपको क्या लगता है कि अभी हमारा देश वापस से उस सोने की चिड़िया के रास्ते पर चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। अब उस टाइम सोने की चिड़िया कहते थे, अब विकसित भारत कहेंगे। जी। अभी विकासशील है, विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, होंगे जरूर, हमारे ही सामने होंगे, दूर नहीं है। सर, आपका ऐसा कोई सपना जो मटियाला के लिए अब तक पूरा ना हुआ हो, जो आप करना चाहते हो अभी तक हो ना पाया हो? देखो बात सुनो, जब हम पैदा हुए तो बैलों से काम होता था, ट्रैक्टर आए, हाथ से कटाई करते थे, फसल की मशीनें आ गई है भैया, बाल्टी और नेजू से पानी खींचते थे, पीते थे कुएं का। अब टूटियां आ गई, घर में ही पानी सप्लाई हो गया। फिर वो पहले कुएं का ऐसे ही ऐसे पी लेते थे, है ना, अब आरओ आ गए। हाँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, अंतिम सीढ़ी तो है ही नहीं, चलते रहो। तो ऐसा क्या है, अभी तो बहुत भैया, पहले ईंटों के खड़ंजे से रोड बनते थे, जी। फिर ये टीएनटी तारकोल से बनने लग गए, फिर आरएमसी सीमेंटेड बनने लग गए, अब और भी टेक्नोलॉजी आएगी। तो ऐसा क्या कहें कि भाई ये होना चाहिए, तो चलता रहना चाहिए ना। हाँ, जब हम पैदा हुए तो हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनते थे, और अब टेरिकॉट, पॉलिस्टर और टसर तरह फलाना तरह की पता नहीं। चीजें आ गई। तो ये तो विकास हो रहा है, अब एआई का जमाना आ रहा है धीरे धीरे। जी। देखो तो हर आवश्यकता तो बनती रहेंगी। सर, एक आखिरी ये जरूर है कि सनातन से शुद्ध सनातन के बगैर संतुष्टि नहीं है। देखो ना, अब मेरे पास आए वो बैठे हैं, तो एक सनातनी विचारधारा का व्यक्ति तो बेटी कहेगा, कहेगा ना। जी। और आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा मानते हैं, क्योंकि उनकी हेयर ड्रेसिंग खराब हो जाती है, वो ना सिर पे भी हाथ रखते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करवा गाते पैसे वैसे लगा के। तो हम भी थोड़ा सा डरते हैं कि भाई कि हेयर ड्रेसिंग खराब ना हो जाए। लेकिन हम जो जितने सनातनी है ना, वो रक्षक है, भक्षक नहीं है, बहन बहन ही है। हमारे सनातन के अलावा सिख कोई धर्म नहीं है, सनातनी है। हमारे सनातनों के अलावा बहन बहन नहीं है, बहन को बीवी भी बना लेते हैं सनातन के अलावा। बुआ की लड़की क्या है? बहन। बहन है ना। जी। लेकिन एक दूसरा संप्रदाय उसमें है, शादी हो जाती है। सनातन सुरक्षा कवच है, सनातन संतोष है, सनातन रियली समाज है, जी। सनातन शुद्ध है। हाँ, हम पूजा करते हैं, हाथ धोते हैं ना, घी का दिया लगाते हैं ना, हवन करते हैं ना, शुद्ध है ना। जी। लेकिन एक ऐसे भी हैं कि वो बकरा चढ़ाते हैं, काटते हैं, ये है वो है, ऐसा भी है नहीं है? जी है। तो नहीं, तो सनातनी एक ऐसा है, होगा, पूरी दुनिया सनातनी होगी एक दिन, चाहे जनसंख्या घट के हो सकता है बहुतायत है तो हो, लेकिन होगा सनातन। जी।
सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप हमारे आखिरी नहीं, युवाओं को, आज का आखिरी। आज का आखिरी सवाल आपसे कि आप हमारे युवाओं को और समाज में रह रहे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे देशभक्ति से जुड़े? हाँ, वही बात है, हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का ध्यान रखते हुए समाज को शिक्षित करे। जी, अपनी जो हमारे अंदर कोई खासियत है उसको समाज तक पहुंचाएं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाएं। सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो, समानता की करो। छोटा बड़ा अमीर गरीब जाति पाति मत समझो, गोरा काला बिल्कुल नहीं। मानव तो मानव है और सनातन में ही मानव धर्म माना गया है। हम यार देखो, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम धरती माता की पूजा करते हैं, हम जल देवता की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम आकाश की पूजा करते हैं, हम तारेगण की पूजा करते हैं। और इससे सरल व्यक्ति कौन होगा धर्म? और भी कुछ नहीं है यार, सामने मंदिर आ गया, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ भी है तो दिखाया कि भाई ऊपर कलश लग गया कुछ है तो हाथ जोड़ लिया, हाथ सिर जोड़ झुका के, लिया। और मेरे जैसा मूर्ख तो ये भी कह देता है कि जय हो जो भी हो, जो भी है वहां नहीं। तो इससे सरल क्या होगा भाई? है तो अपने सनातन का ध्यान रखते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हुए, कितने कठिन परिश्रम करके हमें इस परिस्थिति में पहुंचा है, कितनी आक्रांताओं के कष्ट झेले हैं। नाम छुपे हैं, नाम छुपे हैं जो है ही नहीं, जिनका पता ही नहीं लोगों को। कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के नाम ही रह गए थे अभी तो, और ऐसे ही चलता रहता तो एक एक ही परिवार रह जाता है। अरे तो चोर है। मोदी जी ने नहीं कहा था कि इससे ज्यादा गद्दार कौन होंगे जिन्होंने किसी का सरनेम भी चुरा लिया हो? गांधी चुरा लिया ना? नहीं। और आप लोगों से भी एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मैं किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा। मानव को धर्म समझो, मानव धर्म है ना। सनातन जो है ना वो मानव धर्म है। मान लो मैं मोमडन हूं यार, मुंह तो वैसा ही है, नाक भी वैसा ही, आंख भी वैसी, कान भी वैसे ही है ना। सिर्फ ये है कि मैं एक नमाज पढ़ लेता है, एक मंदिर चला जाता है, लेकिन मानवता के लिए एक जैसी विचारधारा होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं खा तो रहा हिंदुस्तान का है और क्रिकेट का मैच और ताली पाकिस्तान के लिए बजाऊंगा। ठीक है, गलत है? बिल्कुल सही है सर। हम तो नहीं है विरोधी कि भाई कोई कैसी टोपी ओढ़ रहा है या मैं चोटी रख रहा हूं तो वो चोटी नहीं, ना, इस चीज का नहीं है। लेकिन देश के प्रति वातावरण जो है ना, विचारधारा से वातावरण बनता है जी। ठीक है ना। एक मोहल्ला ऐसा होता है जहां से निकलते हुए डर लगता है, हाँ। और एक मोहल्ला ऐसा है कि अगर कोई हमारी बहन बेटी जा रही है, उसका एक वस्त्र भी कम है तो एक भाई निकल के कह देता बहन ये ओढ़ है ना। वो विचारधारा बनाओ, वो समाज बनाओ, वो वातावरण तैयार करो जिससे देश की तरक्की हो। मांसाहारी भी लोग हैं, अब सारे गेहूं खाने लग जाए चावल तो पूरा थोड़ी होगा, लेकिन भोजन है वो, उससे कोई नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मंदिर में ये, हम भी ऐसे ही हैं, हम कौन से हैं वो रामचंद्र जी चावल लगा देंगे, हलवा लगा देंगे, कहा थोड़ी भाव है नहीं। हाँ तो अच्छा देखो, वातावरण अच्छा होगा ना, भय का वातावरण नहीं होगा,
अब आप मिले हो, हम्म, ये भाई साथ ना हो, कल बेटी अकेली भी आ सकती है, अंकल है, कोई चिंता नहीं है। ऐसा वातावरण होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। हाँ, जब तो एक रावण था, आज हर घर में रावण है। जब एक दुर्योधन था, आज भाई भाई दुर्योधन हो रहे, नहीं ये 10 गज मेरी कम होगी, दीवार यहाँ आएगी, है ना। जी तो वातावरण का मतलब मेरा ये है कि संस्कार से, मतलब वातावरण ऐसा अच्छा हो कि हर आदमी खुश रहे, भयभीत ना रहे, जी है ना। अभी मान लो यहाँ से जा रहे हैं, ये पता है भाई आगे गुंडे मवाली है, तो कहाँ जाएगी। हाँ, या मुझे ये पता लग जाए कि ये इस मोहल्ले में जा रहे हैं, यहाँ ये लड़कियां हैं, ये ब्लेम ना लगा दे। आजकल ऐसा भी है ना। जी आजकल हम खबर एक बड़ी वैसी सुन रहे हैं, पहले सुनते थे वो उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया, आजकल लड़के कर रहे हैं। हम्म, आजादी का मतलब ये नहीं है कि टॉर्चर करो, हमारा भी मतलब एक पुरुष प्रधान का भी ये नहीं है कि वो भी अत्याचार करे ना, समानता से रहे ना। अब देखते हैं कि भाई वो ड्रम में काट कर ड्रम में भर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका, जी ये भी नहीं। तुम्हारे लिए भी ये शिक्षा है। हाँ बच्चे हो अभी, जी ये शिक्षा है कि अच्छा वातावरण बनाओ जिसमें भाई बहन बेटा बेटी सब मतलब एक खुले माहौल में रहे, अच्छा विकास करें, खुल के काम करें, खुल के बोले, है ना। ऐसा वातावरण होना चाहिए, हमारा तो यही वो है। आगे तो आप लोगों के हाथ में, नई जनरेशन के हाथ में अभी एक जैन जी पता नहीं वो क्या जैन जी है, 2 देश 3 देशों की सरकारें ही पलट दी उन जैन जी ने। जी हाँ, और उल्टे फिर वहीं आ गए, अगर नहीं भाई गलती हो वो ऐसे अभी देखे नहीं, बांग्लादेश, है ना, फिर चुनी हुई सरकार आई, अभी कल ही तो हुआ है। हम्म, नेपाल में क्या हुआ, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जैन जी पता नहीं क्या है जैन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राजदत्त गहलोत जी। आज हमने सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि एक गहरी सोच रखने वाले इंसान को समझा। उम्मीद है उनकी ये बातचीत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। और अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।